बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 21 का एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक स्टडी करेंगे और टॉपिक का टाइटल है न्यूक्लियर रिएक्शन। मैंने सिंपल क्यों कहा, उसकी एक रीजन है कि इस लेक्चर से पहले कई लेक्चर्स में आप डिफरेंट रिएक्शंस को स्टडी करके आ रहे हैं, जहां आपने ये पढ़ा कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो वहां पर कंजर्वेशन लॉज वैलिड होने चाहिए। अब वो कंजर्वेशन लॉज क्या थे? आपने ये पढ़ा हुआ है कि जब भी कोई रिएक्शन होगा तो वहां पर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ मैस होना चाहिए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होना चाहिए एंड कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी होना चाहिए। आज के लेक्चर में खास बात यह है कि हम इसमें डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस से रिलेटेड रिएक्शंस को, यानी जब कोई न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे आपस में और उनसे एक नया न्यूक्लियाई बनेगा तो ये प्रोसेस बेसिकली न्यूक्लियर रिएक्शन के अंडर स्टडी किया जाएगा। मैंने अभी बात की कि न्यूक्लियाई कंबाइन होंगे, तो इसमें जब न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं तो ऑब्वियसली डियर स्टूडेंट जो नई चीज बनेगी वो इन ओरिजिनल न्यूक्लियाई से डिफरेंट बनेगी। सो ऐसा प्रोसेस जिसमें टू न्यूक्लियाई कोलाइड करें या कंबाइन करें और वो प्रोड्यूस करें वन और मोर न्यूक्लियाइड्स that are different from the nuclides that begin the process, यानी जो नया न्यूक्लियस बन रहा है वो ओरिजिनल न्यूक्लियस से ऑब्वियसली डिफरेंट होना चाहिए। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूक्लियाई कंबाइन करें और कुछ नए न्यूक्लियाई बने, ये प्रोसेस जब आप स्टडी करेंगे तो ये रिएक्शंस कहलाएंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस। इनिशियली रदरफोर्ड ने इसको स्टडी किया और रदरफोर्ड ने यह बताया कि अगर आपके पास कोई बिगर न्यूक्लियाई है और उसके साथ एक लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन होता है तो इस कॉम्बिनेशन से जो नई चीज बनेगी उसमें भी यही रेशो रहेगा कि एक बिगर न्यूक्लियाई बनेगा और एक लाइटर न्यूक्लियाई बनेगा। लेकिन ये दोनों जो नए न्यूक्लियाई बनेंगे ये ओरिजिनल से ऑब्वियसली डिफरेंट होंगे। ये एक जर्नल स्ट्रक्चर था जो रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया कि एक बिगर न्यूक्लियाई और एक लाइटर न्यूक्लियाई ये कंबाइन हुए तो ऑब्वियसली ये स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स, जिन्हें आपने पेरेंट न्यूक्लियाई के नाम से भी पढ़ा है। अगर डियर स्टूडेंट ये दोनों कंबाइन हुए तो जो नई चीज बनेगी, जो नया न्यूक्लियाई बनेगा, उसमें भी यही रेशो ऑलमोस्ट रहेगा कि एक बिगर न्यूक्लियाई होगा और एक लाइटर न्यूक्लियाई होगा और ये दोनों ओरिजिनल से डिफरेंट होंगे। और इस प्रोसेस को जो आपने जर्नल फॉर्म देखी, इसको अगर आप ऑब्जर्व करें एक रिएक्शन के थ्रू, तो जो एक रिएक्शन मैंने लिखा है उसमें नाइट्रोजन एक हैवियर पार्टिकल है और इसके साथ एक लाइटर अल्फा पार्टिकल यानी हीलियम न्यूक्लियाई कंबाइन हो रहा है। इस कॉम्बिनेशन में ये दोनों जो है नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल ये कहलाएंगे रिएक्टेंट्स। इनके कॉम्बिनेशन से क्या बन रहा है? इनके कॉम्बिनेशन से एक अगेन हैवी पार्टिकल यानी बिगर, दैट इज ऑक्सीजन, एक 17, और इसके साथ आप देखें तो एक अगेन लाइटर न्यूक्लियाई यानी एक प्रोटॉन बन रहा है। ये वो रिएक्शन था जिसको ऑब्जर्व किया गया और ये कहा गया कि क्योंकि इसमें न्यूक्लियाई कंबाइन हुए और एक नया न्यूक्लियाई बना और आपके पास रेशो वही रहा कि बिगर एंड लाइटर और बिगर एंड लाइटर, ये प्रोसेस बेसिकली है न्यूक्लियर रिएक्शन। अब इसमें भी जब भी कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होगा तो बाकी रिएक्शंस की तरह इसमें भी डिफरेंट कंजर्वेशन लॉज हैं या डिफरेंट कंडीशंस हैं। इसमें भी क्या होना चाहिए कि आपके जो रिएक्टेंट्स हैं और जो प्रोडक्ट्स हैं इनमें दोनों साइड्स पर टोटल मैस कंजर्व होना चाहिए और टोटल चार्ज भी कंजर्व होना चाहिए, टोटल एनर्जी भी, टोटल मोमेंटम भी और टोटल न्यूक्लियॉन नंबर भी कंजर्व होना चाहिए। क्योंकि ये न्यूक्लियस से रिलेटेड रिएक्शन है तो यहाँ न्यूक्लियॉन नंबर का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इस रिएक्शन में भी अगर आप ऑब्जर्व करें तो जो रिएक्टेंट्स हैं इनमें आपके पास यहाँ पर 7 + 2 ये क्या नंबर बनेगा? 9। और अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो 8 + 1 ये भी क्या है? 9। सो आपके पास जो चार्ज नंबर है इस साइड पर, रिएक्टेंट्स वाली साइड पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9। इसी तरह अगर आप एटॉमिक मैस नंबर देखें तो यहाँ पर नाइट्रोजन का 14, हीलियम का 4, ये अगर आप ऐड करते हैं तो ये बनेगा 18। ये क्या था? ये था 9। अब अगर आप इस साइड पर देखो तो 17 + 8 ये भी क्या बन रहा है? 18। सो आपके पास एटॉमिक मैस नंबर और चार्ज नंबर भी इस साइड पर भी है, 8 + 1 9। तो आप अगर देखो तो टोटल जो न्यूक्लियॉन नंबर है इसमें कंजर्व है। यानी अगर आप इसमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ऑब्जर्व करें तो आपके पास रिएक्टेंट्स में जितने प्रोटॉन होंगे
उतने ही आपके पास प्रोडक्ट्स में भी प्रोटॉन्स होंगे। जितने रिएक्टेंट्स में न्यूट्रॉन्स होंगे उतने ही आपके पास प्रोडक्ट में न्यूट्रॉन होंगे। दोनों साइड्स पर जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कंजर्व होंगे। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन का नंबर है या प्रोटॉन का नंबर है, अगर वो कंजर्व रहता है तो आप स्टेटमेंट यूं भी दे सकते हैं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैन नेवर बी created, can never be destroyed in a nuclear reaction. They simply remain conserved. So आपके पास एक तो ये जो न्यूक्लियन नंबर की कंजर्वेशन है, इसका मतलब मैंने आपको समझा दिया कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन दे शुड बी कंजर्व। अब आप इसी इक्वेशन में एक और चीज ऑब्जर्व करते हैं और वो है कि क्या ये रिएक्शन स्टार्ट होने के लिए या इस कि जो ओवरऑल हमने रिएक्शन लिखी है, क्या इसमें मैस कंजर्व है या इसमें कोई चीज अभी मिसिंग है या इसको स्टार्ट करने के लिए हमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट तो नहीं है। ये चीज हम कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं? इसके लिए हम ये देखते हैं कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, पहले हम इनका टोटल मैस कर लेते हैं। सो रिएक्टेंट्स में है नाइट्रोजन और अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ मैंने रिएक्टेंट्स का लिखा मैस ऑफ नाइट्रोजन, मैस ऑफ हीलियम। नाइट्रोजन का मैस है 14.0031 U और आपके पास हीलियम का मैस है 4.0026 U। इन दोनों को आपने ऐड कर दिया तो आपके पास टोटल मैस ऑफ रिएक्टेंट्स बना 18.0057 U। ये तो था रिएक्टेंट्स का मैस। अब देखते हैं कि प्रोडक्ट्स का मैस कैसा है। प्रोडक्ट्स में क्या चीज बन रही है? ऑक्सीजन और एक प्रोटॉन। सो आपने लिखा मैस ऑफ ऑक्सीजन, मैस ऑफ प्रोटॉन। इन दोनों की वैल्यूज आपने लिखी और इसको आपने ऐड किया तो इट विल बी 18.0069 U। अब यहाँ आप हैरान होंगे ये देखकर कि जो रिएक्टेंट्स का मैस है उसमें ये है 57 और इसमें आपके पास है 69। सो बड़ा कौन सा मैस आ रहा है? यहाँ हैरान कौन बात ये है कि जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनका मैस एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स ज्यादा आया है। अब ये जो इंक्रीज इन मैस आया है, क्या ये पॉसिबल है? आप तो यहाँ कह रहे हैं कि मैस क्या होना चाहिए? कंजर्व होना चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ कोई गड़बड़ है और वो गड़बड़ क्या है कि आपके पास रिएक्टेंट्स का मैस कम आ रहा है और प्रोडक्ट्स का मैस ज्यादा आ रहा है। यानी जो चीजें कंबाइन होकर नई चीज बना रही हैं उनका मैस कम है और जो नई चीज बन रही है उसका मैस ज्यादा है। सो यहाँ हम इस चीज को कैसे जस्टिफाई करेंगे और इस रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए या प्रोसीड करने के लिए ये जो चीज हमें एक एरर की फॉर्म में नजर आ रही है इसे हम कैसे करेक्ट करेंगे, इसको चेक करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि ये जो मैस डिफरेंस आया है कि मैस डिफरेंस कैसे हम कंपनसेट करेंगे और ये रिएक्शन प्रोसीड कर सकेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आपको बताया कि प्रोडक्ट्स का मैस रिएक्टेंट्स के कंपैरेटिवली ज्यादा है। सो अब हम यहाँ चेक करते हैं कि कंजर्वेशन कैसे हम करेंगे। सो प्रॉब्लम हमें जो नजर आया वो ये था कि मैस ऑफ प्रोडक्ट्स इज ग्रेटर देन मैस ऑफ रिएक्टेंट्स। अब वो कितना मैस डिफरेंस है वो मैंने कैलकुलेट कर लिया। जो दो आपके पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मैस थे उन्हें अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो जो मैस डिफरेंस आता है वो है 0.0012 U। ये था मैस डिफरेंस। अब आपने डिफरेंट लेक्चर्स में ये बात पढ़ी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि E इज इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग आप मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर हम इस मैस को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में यहाँ पर एक एटॉमिक मैस यूनिट से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड एक इक्वेशन बताई थी कि 1 U बेसिकली 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैरी करता है। अगर इस U में इतनी एनर्जी है तो मैं इस मैस को एनर्जी में आराम से कन्वर्ट कर सकती हूँ। उसके लिए मैं सिंपली क्या करूंगी कि मैं इस मैस डिफरेंस को इस एनर्जी की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दूंगी। सो आपने भी यही किया कि एनर्जी के लिए 0.012 और इसे आपने 931 यानी इस U को आपने 931 से रिप्लेस कर दिया और एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया। तो एनर्जी कितनी बनी? 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब यहाँ पर हमारे पे डिपेंड करता है कि हम मैस के थ्रू कंजर्वेशन की तरफ जाते हैं या एनर्जी के थ्रू। अगर हम ये जो मिसिंग मैस है, जो रिएक्टेंट्स का मैस कम हो रहा है, तो हम ये मैस स्टार्ट में दे दें। बेटर ये है कि हम मैस की बजाय एनर्जी की फॉर्म में इसको कंपनसेट करवाएं। वो कैसे करेंगे? क्योंकि आपने देखा कि जो आपके पास रिएक्टेंट्स थे वहां पर मैस की वैल्यू कम आ रही थी। सो हम उस मैस की बजाय उस मैस के कोरिस्पोंडिंग जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको अगर बीच में ऐड कर दें तो ऑब्वियसली हमारी दोनों रिएक्शंस की जो साइड्स हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। और आपने ये कैलकुलेट भी कर लिया कि अगर रिएक्टेंट्स का मैस कम था तो कितना कम था? 0.012
और इसी मास के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो आप ये एनर्जी अगर रिएक्टेंट्स को किसी तरह प्रोवाइड कर दें तो ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स वाली साइड बैलेंस हो जाएगी। अब ये एनर्जी हम कैसे प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आपने रिएक्शन में देखा था कि आप नाइट्रोजन पर हीलियम यानी अल्फा पार्टिकल्स फॉल कर रहे थे। वो अल्फा पार्टिकल आ कहां से रहे थे? अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स है वो है पोलोनियम 84। अब जब पोलोनियम 84 ये अल्फा पार्टिकल इमिट करता है तो अल्फा पार्टिकल के पास जब वो इमिट हो रहे होते हैं तो उनके पास एनर्जी होती है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपने करना क्या है? आपने ये करना है कि ये जो एनर्जी अल्फा पार्टिकल कैरी कर रहा है और आकर वो नाइट्रोजन के साथ ऑब्वियसली स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा। अब इस अल्फा पार्टिकल के पास है 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी और हमें कितनी एनर्जी कम मिल रही है इन रिएक्टेंट्स वाली साइड पर? हमें जो एनर्जी कम मिल रही है वो है 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके पास एनर्जी है ज्यादा, दैट इज 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अल्फा पार्टिकल क्या करेगा कि वो इतनी एनर्जी लेकर आएगा और इस एनर्जी में से ये जो अमाउंट है ये नाइट्रोजन को ट्रांसफर करेगा और इस साइड पर जो मैस की एक डेफिशिएंसी थी, कितनी थी? 0.012 यू, इस मैस की डेफिशिएंसी को वो एनर्जी की फॉर्म में कंपनसेट कर सकेगा। कितनी एनर्जी? 1.13 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो 7.7 में से इतनी एनर्जी वो नाइट्रोजन को देगा और बाकी जो एनर्जी होगी उसको कौन कैरी करेगा? उसे ऑक्सीजन और जो प्रोटॉन बन रहा था वो काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में कैरी कर लेंगे। सो आपके पास क्या हो रहा है कि रिएक्शन में जो मैस की एक डेफिशिएंसी आ रही थी उससे हमने एनर्जी के थ्रू कंपनसेट करवा दिया। एनर्जी कहां से दी? अल्फा पार्टिकल के थ्रू। और अल्फा पार्टिकल के पास वो एनर्जी कहां से आई? पोलोनियम सोर्स उसे वो एनर्जी दे रहा है। एनर्जी ज्यादा थी, कितनी थी? 7.7। उसमें से 1.13 वो यूज करेगा उस एनर्जी कंपनसेशन के लिए और उसके बाद जो ये रिमेनिंग एनर्जी बचेगी वो ये दोनों प्रोडक्ट्स ऑक्सीजन और जो प्रोटॉन है वो एज अ काइनेटिक एनर्जी कैरी कर लेंगे। सो अगर इस तरह ये रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मैस, एनर्जी हर चीज कंजर्व होगी और न्यूक्लियॉन का नंबर भी कंजर्व होगा। सो ये था कि किस तरह डिफरेंट रिएक्शंस जब प्रोसीड करते हैं तो हम किस तरह डिफरेंट लॉ ऑफ कंजर्वेशन को उसमें वैलिड करवा सकते हैं। अब एक और पार्टिकल है जिसे आप ऑब्वियसली जानते हैं और वो है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो आप बहुत दफा पढ़ चुके हैं, ये बेसिकली डिस्कवर किस तरह हुआ था, इस टॉपिक के एंड पर उसकी डिस्कवरी को भी डिस्कस किया गया है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और थोड़ा सा ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि बेसिकली न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किया था और किस तरह किया था। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी डियर स्टूडेंट, अभी हम देखते हैं कि न्यूट्रॉन किस तरह डिस्कवर हुआ था। जो साइंटिस्ट जिनका नाम न्यूट्रॉन डिस्कवरी से रिलेटेड है उनका नाम है जी जेम्स चैडविक। बेसिकली ये रिएक्शन कुछ इस तरह था कि बेरिलियम पर अल्फा पार्टिकल फॉल हुए। अगेन अल्फा पार्टिकल कहां से आए होंगे? पोलोनियम सोर्स से अल्फा पार्टिकल इमिट हुए, आपने उन्हें फॉल करवाया बेरिलियम पर। जब वो बेरिलियम पर फॉल हुए तो इस न्यूक्लियर रिएक्शन से एक नया न्यूक्लियाई बना कार्बन, अगेन एक हैवी पार्टिकल बना और उसके साथ एक न्यूट्रॉन पार्टिकल बना। अब जब ये न्यूट्रॉन पार्टिकल आया तो पता तो चल गया कि रिएक्शन में एक पार्टिकल और है, लेकिन ये पार्टिकल ना तो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रहा था ना ही मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हो रहा था। यहां से एक बात तो ये पता चली कि इस न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये किसी भी फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा। अब इसकी प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट किया जाए, ये कैसे पता चलाया जाए कि इसका मैस कितना है? सो यहाँ जेम्स जो थे उन्होंने बड़ी चालाकी से काम किया। उन्होंने एक पैराफिन की जो स्लाइड है उसको इमिट होने वाले न्यूट्रॉन के रास्ते में रखा। अगर आप इस डायग्राम को बच्चे देखो तो ये पोलोनियम सोर्स है, इसमें से अल्फा पार्टिकल इमिट हो रहे हैं जो ये वाले हैं। अब ये अल्फा पार्टिकल बेरिलियम की स्लाइड पर फॉल करेंगे। जब वो यहाँ पर फॉल कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कार्बन भी बन रहा है और नाइट्रोजन भी, लेकिन क्योंकि हम न्यूट्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं सो वी विल इग्नोर द कार्बन। अब यहाँ से न्यूट्रॉन पार्टिकल इमिट हो रहे थे। अब ये जो न्यूट्रॉन है ये किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक से जब डिफ्लेक्ट नहीं हुए तो फिर इनके मैस को कैसे ऑब्जर्व किया जाए? इनके मैस को जानने के लिए इनके पाथ में डिफरेंट शीट्स रखी गई। जब पैराफिन शीट को प्लेस किया गया तो पैराफिन बेसिकली सोर्स ऑफ प्रोटॉन्स या सोर्स ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब जब इसको प्लेस किया गया तो हमें पता था कि पैराफिन इज अ सोर्स ऑफ हेवी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जब ये पार्टिकल इसमें एंटर हुए तो यहाँ पर ये वाले पार्टिकल जाकर इसमें मौजूद इन प्रोटॉन्स के साथ कोलाइड हुए।
अब आपने फर्स्ट ईयर में इलास्टिक कोलिजन का एक टॉपिक पढ़ा था, जहां आपने ये पढ़ा कि अगर एक पार्टिकल रेस्ट पर है और एक और पार्टिकल जो उसके सेम मैस का है, सेम साइज का है, ये एक वेलोसिटी के साथ आकर इसको हिट करता है, तो अब क्या होगा? ये रेस्ट पर था और ये मूव कर रहा था विद वेलोसिटी v। जब ये मूव करता हुआ आया और इससे स्ट्राइक हुआ तो ये खुद रेस्ट पर आ जाएगा, ये अब यहां पर रेस्ट पर आ जाएगा, और ये पार्टिकल जो पहले रेस्ट पर था ये इसकी ये वाली वेलोसिटी लेकर आगे चलना स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस को आपने पढ़ा था इन इलास्टिक कोलिजन, यानी जब दो इक्वल मैसेज कोलाइड करें तो सिंपली दे विल ट्रांसफर द वेलोसिटी। यहां पर भी कुछ ऐसा ही ऑब्जर्व किया गया कि ये न्यूट्रॉन जब इसमें एंटर हुए तो इन्होंने प्रोटॉन के साथ कोलाइड किया, अपनी वेलोसिटी उस प्रोटॉन में ट्रांसफर की और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन इमिट होना स्टार्ट हो गए। क्योंकि इन पर चार्ज था, ये पॉजिटिव थे, तो यहां से ये तो पता चला कि ये जो पार्टिकल था ये तो हमें पहले ही पता था कि ये न्यूट्रल है, इस पर कोई चार्ज नहीं है। यहां से चार्ज पार्टिकल इमिट हुए तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल यहां अंदर जाकर रेस्ट पर आ गया है, और बाहर कौन सा पार्टिकल निकल रहा है? प्रोटॉन निकल रहा है। सो क्योंकि ये अंदर जाकर रेस्ट पर आ गया, ये बाहर इमर्ज नहीं हुआ, सो यहां से ये अंदाजा लगाया गया कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है इनके मैसेज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं। तब ही ये हो रहा है कि न्यूट्रॉन एंटर होता है, वो प्रोटॉन में अपनी वेलोसिटी ट्रांसफर करता है, खुद रेस्ट पर आ जाता है और प्रोटॉन को इमर्ज करवा देता है। सो डियर स्टूडेंट, इस तरह प्रोटॉन की हेल्प से हमने न्यूट्रॉन को डिस्कवर किया और ये पता चलाया कि न्यूट्रॉन जो कि एक न्यूट्रल पार्टिकल है उसका मैस प्रोटॉन के मैस के इक्वल है। सो डियर स्टूडेंट, ये था कि न्यूक्लियर रिएक्शंस किस तरह प्रोसीड करते हैं। उनमें भी आपने यही देखा कि जो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस होते हैं उन्हीं की तरह यहाँ पर भी वही कंजर्वेशन लॉज वैलिड होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो केमिकल रिएक्शन के कंपैरिजन में बहुत बहुत ज्यादा होती है। यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट के थ्रू जो आप एनर्जी जनरेट करते हैं उससे आप शहर के शहर तबाह कर सकते हैं, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन से एनर्जी प्रोडक्शन होती है उससे एक स्पेसिफिक रीजन को आप तबाह कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप तबाही के लिए यूज करें, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये एक कंपैरिजन दिया है कि न्यूक्लियर रिएक्शन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज्यादा और केमिकल रिएक्शन में भी एनर्जी प्रोड्यूस होती है बट कंपैरेटिवली कम होती है। सो डियर स्टूडेंट, ये था आज का टॉपिक। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर में मजीद डिफरेंट टॉपिक्स के साथ मिलेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफिज।